अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों पेशावर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। नाज़रीन, पेशावर जिसे फूलों का शहर कहा जाता है वो एक बार फिर लहू लहान कर दिया गया। अफसोसनाक सानहे के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 100 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, लुक़्मा अजल बन गए हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमने देखा कि 2014 के अंदर सानहे APS, जिसके बाद हमने देखा कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, तमाम के तमाम इदारे जो थे वो एक पेश पर आए, फुल फ्लैज हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए और दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया। लेकिन बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर आज भी अहम हैं कि फिर से दहशतगर्दी कैसे आ गई, जब हमें यकीन दिलाया गया था कि दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया गया, उनका सफाया कर दिया गया है। कहाँ गलती हुई हमसे? और सबसे अहम सवाल जो कि जिस दिन से ये धमाका उस दिन से ही पूछा जा रहा है कि इतना हसास इलाका और वहां पर एक खुदकुश बमबार का पहुंचना ये मुमकिन कैसे हुआ? उस इमारत तक आने तक जो हसास इमारतें हैं उनमें कोर कमांडर हाउस है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, CTD का मरकजी दफ्तर है, फिर तीन नाकों से तलाशी के बाद और सख्त चेकिंग के बाद जो है वो हमलावर वहां तक पहुंचा कैसे? 2-3 दिन गुजर गए, अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं मिला। वजीर आजम भी वहां पर गए, बार बार पूछा गया। लेकिन अब इन ब्लेम गेम से निकलकर हमें सोचना है कि मिलकर कैसे हमने इस दहशतगर्दी की आफरियत से निकलना है, क्योंकि बेवक्त वक्त नाज़रीन बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है। एक तरफ दहशतगर्दी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल कैसे निकलना है, क्या करना है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए आज बड़ा जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। और नाज़रीन, पेशावर में पेश आए अंतनाक वाक़े से मुतालिक प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राना समरीन अख्तर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच समरीन अख्तर साहिबा आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार शौकत सत्ती भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत सत्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं ज़रा आगाज़ आपसे कर लेती हूँ शौकत सत्ती साहब। ये सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक गुज़िश्ता दिनों वाक़या पेश आया पेशावर के अंदर। अब देखें, तसलसल के साथ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो एक दफ़ा फिर से सर उठा रहे हैं। बड़ी शायद तवक्कुआत थी हमें कि अफ़गानिस्तान के अंदर नई अफ़गान हुकूमत आने के बाद शायद की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। शायद ये जो पहले मामलात थे वहाँ पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जिस अंदाज में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती थी, फिर हमारी अफ़गान पॉलिसी को आप देख लें। अब देखें, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के बाद मुसलसल हमलों में इजाफा हुआ है। जिम्मेदारी कबूल करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। 2014 में APS का हमला हुआ था, उसकी तर्ज का ही शायद उसी लेवल का ये एक बड़ा हमला। गलती कहां पर हुई? 2018 तक तो हमें ये लग रहा था कि सबके सब हमने वाइप आउट कर दिए, सफाया कर दिए दहशतगर्दों का। फिर अचानक से दहशतगर्दों का दोबारा से रिस्टैब्लिश होना, गलती कहाँ की है और दोबारा काउंटर करने के लिए हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्या करना होगा? आपका शुक्रिया प्रोग्राम में मधु करने का। स्ट्रेटजी में गलती, अंदाज़ा करने में गलती। उन्होंने कहा 30-40 हज़ार लोग जो हैं वो वहाँ से जो चले गए थे वो हथियार फेंक देंगे और ज़िंदगी मामूलात ज़िंदगी कर लेंगे, हम उनको कंपनसेट करेंगे, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उन्होंने यहाँ जितने भी TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग यहाँ आए और उन्होंने उस आड़ में अपने मुज़ाकरात की आड़ में आए और यहाँ उन्होंने अपने लिंक्स इस्टेब्लिश किए, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, फाइनेंस जमा की। और फिर जो उनके साथ उनके यहाँ वज़ीरिस्तान में लोग मारे गए, तो ये उसका रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। और ये नहीं देखते, मैं तो समझता हूँ कि ये मजहबी जुनूनी नहीं, ये तो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है, जो इस तरह की ब्रूटैलिटी दिखाते हैं, इतना जुल्म दिखाते हैं। मस्जिद को नहीं देखते, किसी इबादतगाह को नहीं देखते, और वो ज़ाहिर इस तरह के हमले करते हैं। ठीक है, जो कि इंसानियत सोचे। एग्जैक्टली, हाँ।
ٹھیک ہے سمرین اختر صاحبہ، ظاہر ہے یہ بحث تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حساس جگہ پر دیکھیں آپ، پولیس لائنز ایک ریڈ زون کے اندر ایک ایریا تصور کیا جاتا ہے جہاں پر کور کمانڈر ہاؤس، سول سیکریٹریٹ، CTD کا مرکزی دفتر ہے، پولیس کے سربراہان وہاں پر بیٹھتے ہیں، 3 بڑے ناکوں سے گزر کر ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ اس طرح کے حساس علاقے میں دہشت گرد کا داخل ہونا، اور پھر گزشتہ روز وزیر اعظم نے، آرمی چیف نے وہاں پر دورہ بھی کیا، بار بار یہی سوالات ہوتے رہے کہ آخر خودکش بمبار وہاں تک پہنچا کیسے، کیمرے کی آنکھ سے بچا کیسے، ان ناکوں کو کراس کیسے کیا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک سیکیورٹی فیلئر یا سیکیورٹی لیپ آپ اس کو کہیں گے؟ شکریہ آپ کا بہت بہت پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں لا اینڈ فورسز کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان پہ کویسچن مارک تو لازمی آتا ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ 3 جو ہیں ناکے تھے اور وہاں پہ ہماری CTD ہے، انٹیلیجنس فورسز ہیں، آرمی فورسز ہیں، ان سب کے جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کویسچن مارک ضرور آتا ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ ریزنز ان جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کا زیادہ جو ہے 21 میں اور اس کے بعد سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں آنورڈ، اسپیشلی پشاور میں بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے TLP کے ساتھ حکومت نے یہی سمجھ کے مذاکرات کیے، لیکن انہوں نے اپنی ہی جڑیں مضبوط کی اور اب وہ ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں اس اپنی تمام گیدرڈ فورس کو۔ تو اس میں جو ہماری رائے ہے، ادروائز بھی حکومتی لیول پہ بھی اب یہی چیزیں ہیں کہ CTD ہے یا باقی جو فورسز ہیں لا اینڈ آرڈر کی، ان کا جو ہے بجٹ انکریز کیا جائے۔ ابھی CTD کا حالیہ انہوں نے بجٹ بھی انکریز کیا گیا ہے، وہاں پہ نفری بڑھائی جائے تاکہ یہ ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھے اور اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ بیہائنڈ کچھ تو انسیڈنٹس جو ہیں جو اس طرح سے واقعہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے واقعات جو ہونے سے پہلے ہی روک لیے جاتے ہیں، اور ہم اکثر اپنے نیوز میں یہ سنتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیاز پہ ہوتے ہیں کہ حملہ ناکام ہو گیا، دہشت گردوں کو پکڑا گیا، مارا گیا، ہلاک کر دیا گیا، جن کا تعلق افغانستان سے جا کے جڑتا ہے یا طالبان سے جڑتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی اس وقت اپوزیشن حکومت دونوں مل کے اس مسئلے پہ جو ہے وہ فوکس کریں، کیونکہ انسانی جانیں ہیں، عوام ہے، عوام کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ کیونکہ اب یہ ہماری اپوزیشن حکومت اس وقت بالکل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس کا بھی اور اس کا بھی فائدہ اٹھاتی ہیں باہر کی بیرونی طاقتیں جو ہوتی ہیں، وہ بھی فوراً سر اٹھاتی ہیں کہ جی ملک میں آپس میں خانہ جنگی ٹائپ کا ماحول چل رہا ہے۔ تو پھر اس طرح سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو واقعات ہیں، اس میں ایک تو ہماری لا فورسز کی اور حکومت اور اپوزیشن کو یہاں پہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے شوکت صاحب۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک وقت ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اقتصادی محاذ پر آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے، ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو شاید 1-1.5 ہفتے کی امپورٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ ایک تو معاشی فرنٹ پر ہمارے مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، سیاسی عدم استحکام دیکھیں، جس طرح سے ابھی بات کی سمرین صاحبہ نے کہ یہ سیاسی جماعتیں دست و گریباں، اوپر سے ایک اور آفریت نے ہمیں گھیر لیا ہے، وہ ہے دہشت گردی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بلا تفریق اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو دہشت گردی کے خلاف یک زبان ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، دشمن کو ایک میسج دینا ہوگا، جیسے APS سانحے کے بعد ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا اس وقت عمران خان صاحب دھرنا دیے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس سانحے نے ان سب کو یکجا کیا، اس کے نتیجے میں ظاہر نیشنل ایکشن پلان بنا، فل فلیج آپریشن ہوا، ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا۔ ابھی ایک بلیم گیم ہمیں نظر آ رہی ہے، کبھی کہا جا رہا ہے حکومتی فیلئر ہے اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے بیانات، کبھی انتخابات ملتوی ہونے کی حکومت بات کر لیتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یک زبان ہو کر یہی وقت ہے ایک میسج دیا جائے دہشت گردوں کو، ملک دشمنوں کو، کہ ہم اس پیج پر ایک ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت جو ہے، پہلے جب یہ نیشنل ایکشن پروگرام بنا، یہاں ان کے خلاف ضرب عصب ہوئی، دوسری جو دہشت گرد تھے ان کے خلاف، تو دنیا ہماری مدد کر رہی تھی
इस वक्त हम तन्हा हैं और माशी तौर पे भी बहुत इन्हतात है इस मुल्क के अंदर, और मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क का मुआशी हालात इतनी सकत रखते हैं कि हम एक और जंग में, जो अनदेखी जंग होती है और वो लड़ना बहुत मुश्किल होता है हमारी फोर्सेस के लिए, जानी नुकसान ज़्यादा होता है उसमें। तो इसके लिए ये बिल्कुल सही है कि तमाम जमातों को अपने जो इख्तलाफात हैं, फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, जो जिस तरह के भी अपनी आगे बढ़ने के उसको पसे पुष्ट डाल के सबको मिल बैठ के पहले मुल्क के को सोचना होगा, मुल्क के लिए, मुल्क के जो लोग अपनी जानें खो देते हैं, अपाहज हो जाते हैं इस तरह के हमलों में, जैसे कि पेशावर में ये मस्जिद में जो हुआ, जो लोग बच भी जाते हैं, सरवाइव करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी का शिकार हो जाते हैं, हाँ, और ये बड़ा एक अफसोसनाक हो जाते हैं। तो इसके लिए ये हमारे मुआशी हालात किसी और जंग का मैं नहीं समझता कि मुतामिल नहीं हो सकते। तो उसके लिए ये इन से निपटने के लिए तमाम जमातों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, नेशनल एक्शन प्रोग्राम को दोबारा से रिविज़िट करना होगा और उस पर यकसू होके काम करना होगा, तभी तो। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि हम लोगों ने किया नेशनल एक्शन प्लान तो हमने बना लिया, लेकिन उनके नुकात पर कितना हमने अमल दरामद किया, फिर नेक्टा को फाल करने के हवाले से बड़ी बात होती रही है, वहाँ पर हमने क्या किया। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो अपने जो इख्तलाफात हैं, अपने छोटे छोटे जो पैटी इंटरेस्ट हैं उनमें लगी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि आवाम के लिए किसी ने कुछ सोचना नहीं है। महंगाई अपने उरूज पर है, महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, दहशतगर्दी आप देखें 100 से ज़ायद अफराद नाजरीन शहीद हो गए, किसी के बेटे माओ की गोदें उजड़ गई, किसी के बाप चले गए, किसी के भाई चले गए। इस दर्द को अगर फील करें तो शायद अंदाजा करना मुश्किल है, और शायद वो एक APS का सानहा था, 100 से ज़ायद नन्हे मासूम फूलों के हमने ताबूत उठाए थे, शायद उस सानहे से भी हमने सबक नहीं सीखा। तो बहरहाल देखना ये है कि आगे इस दहशतगर्दी को हमने कैसे कंट्रोल करना है। कुछ सियासी मामलात पर भी बात कर लेते हैं। अब समरीन अख्तर साहबा, ज़ाहिर है आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लीगल मामलात को भी बड़े अच्छे से देखती हैं। एक तो ज़रा ये फवाद चौधरी साहब की जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो भी माहौल बना, हमने देखा कि बार बार ये कहा जाता रहा फवाद चौधरी साहब के हवाले से, स्टार्ट से अगर कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा यहाँ पेश करें, फिर उन्हें इस्लामाबाद ले आए, फिर उन पर कपड़ा डाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगा रही है। आज खबरें आ रही थी फिर समाअत मुलतवी हो गई, रीज़न दी गई कि प्रोसिक्यूशन के हवाले से वहां पर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये मुकदमा भी आपको लगता है कि खालिस्तान सियासी इंतकाम है या आपको लगता है मेरिट पर है? इसमें जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, ये नज़र तो इसी तरह से आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जिस तरह से PTI ने अपने दौर में आते ही पकड़ धकड़ और पकड़ना शुरू कर दिया, और इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन में लोग हैं या PTI के खासकर जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जैसे अभी शहबाज गिल साहब का केस हुआ था, इसी तरह से फवाद चौधरी साहब का, एनी हाउ आज़म स्वाति साहब, इसी तरह से और भी इनके जो लोग हैं। लेकिन इसमें देखें, अगर तो कोई मुकदमा बनता है उसका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है और अगर बेल नहीं होती तो पर्सन हैज़ टू बी अरेस्टेड, दिस इज़ अ लॉ प्रोसीजर। अगर उसकी बेल आउट हो जाते हैं तो देन वो अरेस्ट नहीं होगा, प्री अरेस्ट बेल अगर हो जाती है। अब फवाद चौधरी साहब का ये हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से उन्हें अदालत में पेश किया गया या वो इस तरह से, यानी कि उन्हें ये फिर इसी तरह से हमारा जो एतमाद है ना अपनी पुलिस के ऊपर से उठ जाता है, अपने अदारों से उठ रहा है, और मेरिट पे लगती है, फिर हमें लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही है ज्यादा। ये तो कैटेगोरिकली जो हमारे सियासतदान जिस तरह से पकड़े जाते हैं और जिन बयानात पे पकड़े जाते हैं उनको तो पॉलिटिकली हम विक्टिमाइजेशन ही कहेंगे, और ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह से PTI ने किया था और इसी तरह से अब जो मौजूदा हुकूमत है वो कर रही है। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, मेरे ख्याल में हम लोगों की जमात, जो हुकूमती जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, इनको अवाम के बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे आप ये देख लें कि जब PTI की हुकूमत थी, चोर चोर के नारे वो लगाते थे, अब वही चोरी के नारे, वही चोरी की वो दावे इस पे इमरान खान पे लग रहे हैं। तो ये इस तरह से लगता है कि जैसे
ایک بچے کے ہاتھ میں بال آ گئی اور اب دوسرے کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا حکومت کو ذرا, اور اپوزیشن کو ان کو میچورلی آنا پڑے گا. دیکھیں ایم این اے ایم پی ایز کو عوام جو ہے, عام لوگ, ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ جائیں اسمبلیوں میں بیٹھیں اور عوام کے مسائل کو حل کریں, نہ کہ اپنے ہی آپس میں گرجز نکالیں. لیکن یہ ٹوٹلی اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں, ویری سوری ٹو سے, کہ وہ صرف پرسنل گرجز پہ ہی رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ذاتیات پہ, ایک دوسرے کی ہسٹری پہ, کریکٹر اسیسینیشن کی باتیں, جو کہ ہمارے نہ صرف آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہی ہے, ان کے ذہنوں میں صرف سیاست, ایک کریکٹر اسیسینیشن, بلیمنگ, ایکوزیشن, یہی چیزیں رہ گئی ہیں. ادروائز جو ان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جائیں, عوام کے مسائل کو حل کریں, اور بلز ہیں, جو قانون ہیں, جو ریکوائرڈ ہیں اس وقت ہر لحاظ سے, ان سب کی جو ہے ویلیڈیشن کریں. ٹھیک ہے. شوکت ستی صاحب, یہ جس طرح سے ابھی بات کی ہے سمرین صاحبہ نے, ہم دیکھیں سیاست, مقدمات, گرفتاریاں, سیاسی انتقام, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے نظام کا بڑا ایک اہم حصہ بن گئے, شاید اس کے بغیر سیاست ہوتی نہیں ہے. ابھی جس طرح سے بڑی ڈیٹیل بات بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہوئے, گو کہ ظاہر الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے لوٹ مار کی, چاہے شہباز شریف ہوں, چاہے خواجہ برادران ہوں, شاہد خاقان عباسی, ایون مریم نواز, ایون پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ. اب ان کیسز پر عدالت کے ریمارکس آتے رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پھر ثابت بھی کچھ نہیں ہوا. گو کہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, لیکن اب عمران خان صاحب گورنمنٹ سے گئے, انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیے. تو سر یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی سیاسی انتقام نہ ہو, کوئی مساق جمہوریت ان لوگوں کو کر لینا چاہیے؟ کیونکہ پی ٹی آئی جب دور میں دوبارہ آئے گی تو خان صاحب دوبارہ سے یہی کریں گے, خان صاحب جائیں گے تو یہ جماعتیں یہی کریں گی. یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو ایکچوئل ایشوز پر فوکس کیسے ہوگا؟ دیکھیے, ان پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا ثبوت دینا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جو فواد صاحب کے ساتھ ہوا ہے, اگر انہوں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو لا کی گرفت میں آتی ہے, قانون اس کی گرفت میں آتی ہے, تو جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کریں. آپ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں, انہیں سڑکوں پہ گھماتے ہیں, انہیں سڑکوں پہ 6-8 گھنٹے گھما رہے ہیں, انہیں کورٹس میں پیش نہیں کر رہے. یہ سرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی, یوں لگ رہا ہے جیسے سیاست کے ساتھ کچھ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, انتقام ہو رہا ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کے دور میں بھی کچھ ضرور ہوا, جیسے رائے کے ان کے گھر کے میاں صاحب کے گھر کے جو گارڈ رومز ہیں باہر, ان کو گرایا گیا. خواجہ آصف کا وہاں یہ بھی غلط تھا. انہوں نے لال حویلی سیل کر دی تھی شیخ رشید صاحب کی, تو یہ یہ ایسا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اچھا, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جس طرح سے ابھی ڈسکس بھی ہوئی کہ یہ بلیم گیم میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور عوامی ایشوز سے یہ قدرے دور رہیں گے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. آج یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی ہے, تو جناب پاکستان 180 سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے. یہ کرپشن ختم کرنے کے تو ویسے سمرین صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی, دعوے ہر دور میں ہوتے رہے, اور آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب جو کرپشن کو ختم کرنے کا ایک موٹو, ایک نعرہ لے کر آئے تھے, ان کے دور میں بھی جو انٹرنیشنل رپورٹس آتی رہی ہیں اس میں کرپشن بڑھتی رہی ہے. اب دوبارہ سے یہی سینیریو, آلریڈی پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے, آپ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کا جو امیج ہے, لوٹ مار, کرپشن, ہر چیز, اور پھر سے یہ رپورٹس اس طرح سے آنا ان حالات کے اندر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہم ختم کریں گے؟ بحیثیت قوم بھی شاید ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکمران جیسی قوم ویسے حکمران, بٹ بحیثیت قوم بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس وقت جو عوام کی سچویشن ہے نا, وہ بہت بے یقینی میں ہے. عوام اپنی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی, اپنے اکنومیکلی بھی, ہر چیز کو لے کے عوام سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا, اور اس کا کوئی بھی سد باب انہیں نظر نہیں آ رہا. نہ حکومت کے اس وقت ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی عوام کو سیٹسفائی نہیں کر رہے. ایک طرف میں ہے مہنگائی کا طوفان ہے, تو دوسری طرف اب یہ دہشت گردی کا بھی ایک بہت بڑا جو سچویشن ہے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, اور عوام ہی ان چیزوں کو فیس کر رہی ہے. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس طرح سے یہ
किस तरह सारे मामला जो हैं ये सेटल डाउन होंगे, तो इसमें अवाम को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उन रीज़न्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी जैसे हम बात पहले भी कर रहे थे कि अवाम ने टैक्सेस पे नहीं किए इन प्रीवियस ईयर्स। अगर ये टैक्सेशन का सिस्टम जिस तरह से अब स्ट्रिक्टनेस की जा रही है या अब जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि टैक्स को इकट्ठा किया जाए और हाँ लोगों को लाया जाए, तो कि अगर ये पहली हुकूमतें ले आती और फेवरेटिज्म ना होती, फेवरिज्म ना होती, एमनिस्टीज ना दी जाती, तो शायद हमारा मुल्क इस वक्त इस सिचुएशन में इकोनॉमिकली ना होता। लेकिन फिर भी हम बी होपफुल, बी पॉजिटिव ही रहेंगे कि हमारे मुल्क में अवाम जो है इन चीज़ों को खुद भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, टैक्सेस पे करें। और उसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसकी बेहतरी की तरफ जो है अहम कदम उठाए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, उनको चाहिए लोगों की थोड़ी सी आमदनी की तरफ भी तवज्जो दें, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये कहा जाए, उनको बाउंड किया जाए, और जो लॉज पास किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए कि जो उनकी उजरत है वो स्पेसिफाई की जाए, ताकि लोगों को थोड़ी सी सिक्योरिटी और थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ये हुकूमत को, अवाम को, और अवाम में काम करने वाले लोग भी हैं और काम करवाने वाले भी हैं, तो इन सब को मिल के अगर इस मुल्क को बचाना है और इस अनसर्टन सिचुएशन से निकलना है, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। अच्छा शौकत साहब, ये जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात होती है, इमरान खान साहब के दौर में ये कहा जाता है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत सारे मामलात पर आप उनसे लाके इख्तलाफ करें, लेकिन इस मामले के अंदर या इकोनॉमी की कुछ फिगर्स ऐसी थी जहां पर हमें लगा कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ गई। लेकिन यहाँ टैक्स देने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग ज़ाहिर ये कहते हैं कि जैसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज आप देख रहे हैं, वहाँ पर आवाम खुशी खुशी टैक्स दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत की है। जैसे कोरोना की आलमी वबा थी तो वहाँ रियासत की जिम्मेदारी थी कि अपनी जो आवाम थी उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या थी वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब लोग कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, अस्पतालों की सूरत हाल आप देख लें, हमारा निज़ाम तालीम देख लें, हमारे खाने पीने की अशिया देख लें, कोई भी चीज़ आपको खालिस नहीं मिलती। इस सारे सिनेरियो के अंदर फिर लोगों को थोड़ा सा शायद मुश्किल लगता है। गो कि ये डिबेट में पढ़ना नहीं चाहिए, हर शहरी को टैक्स देना चाहिए, बट फिर लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि वो बेसिक नीड्स तो हमें दें, फिर हम ऐसी खुशी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, आपने करप्शन की बात की, अनसर्टेनिटी में ये जो हुकूमत चलाने वाले कलपुर्जे होते हैं वो उससे बहुत बेनिफिट लेते हैं और उसकी आड़ में उनको ग्रिप नहीं कर पाती जो हुकूमत होती है, वो कमज़ोर होती है और वो करप्शन के लिए उनको रास्ते मिल जाते हैं। जैसे अभी मोहम्मद खान भट्टी हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो परवेज़ इलाही थे, उन पर एलिगेशन लग रहा है कि उन्होंने बहुत किकबैक्स ली हैं कॉन्ट्रैक्टर से, अपॉइंटमेंट्स में, इस तरह से। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप इसको देखें कि मुल्क में मुआशी हालात कितने अबतर हैं और उन्हें वो वज़रा और अपने स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र बनाए जा रहे हैं और वो उसमें नहीं, ये मजबूर हो जाते हैं और फिर वो दलदल में धंसते चले जाते हैं। जहाँ तक लोगों को टैक्स, वहाँ भी कुछ जत्थे बने हुए होते हैं, आप ताजर हैं, रिटेलर्स हैं, आप उनको उनकी यूनियंस जो वो स्ट्राइक कर देती हैं, आपको मजबूर कर देती हैं आप ना दें। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में पैसा लगेगा, ऐसी जगह पैसा अगर लगाया जाएगा, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जहाँ से इस मुल्क में रोज़गार पैदा होगा। अब रियल एस्टेट है, वो पैसा जमूद का शिकार हो जाता है, वो प्लॉट ख़रीदता है, वो प्लाजे बनाता है और वो लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते। हमारी डायरेक्शन दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस वक्त जो टैक्स है वो तो लोग देने की सख्त रखेंगे तो देंगे, इस वक्त तो वो काबिल रहम हालत है। ये बड़ी अहम बात की आपने। और समरीन साहिबा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब एक गो में इन लोगों ने 35 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, लेकिन ये भी एक बहस है कि IMF की शराइत अगर हम नहीं मानते तो फिर महंगाई शायद दुगनी चुगनी बढ़ जाएगी, और अगर हम IMF की शराइत मान लेंगे तो फिर भी महंगाई बढ़ेगी, जो कि हमने देखा भी। और मजीद आगे इन्होंने बिजली महंगी करनी है, इन्होंने गैस महंगी करनी है, इन्होंने 200 अरब के मजीद टैक्सेस का बोझ आवाम पर डालना है।
महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जब हम IMF की शराइत पूरी करेंगे, अगर नहीं पूरी करेंगे तो कोई रास्ता नहीं है, ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, ज़ाहिर है बहुत सारे जो हमारे मुआशियात हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाएं वरना डिफ़ॉल्ट का सामना करें, जो कि श्रीलंका में सूरत हाल हुई। तो कैसे सर्वाइव करेगी आवाम? आपको लगता है कि कोई टारगेटेड सब्सिडीज़ देगी गवर्नमेंट इनको, या आपको लगता है कि बस आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अल्लाह का ही आसरा है? बस अभी तो अल्लाह के आसरे पे हैं हम लोग। आपको बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि महंगाई में कंट्रोल कोई नहीं है, अलबत्ता इजाफा ज़रूर हुआ है। देखिए IMF के पास अगर हम नहीं जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाता है, और IMF क्या हमें देता है? IMF हमें दे रहा है कर्जा, ताकि हम अपने जैसे कर्ज लेके हम घर का सिस्टम चलाते हैं ना, तो बस ये समझ लें कि हमारा वतन में इस वक्त हम कर्जा लेते हैं और वो उस सिस्टम को बस चला रहे हैं कि वो इन सर्कल सर्कुलेट होता रहे। उसमें कोई ऐसा हम लोग जनरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर से लोग जो अपना पैसा लगाते हैं बिजनेसेस पे या आके संते लगाते हैं या चीज़ें, वो लोग बिल्कुल उन्होंने स्टक कर दिया पाकिस्तानी हालात को देखते हुए। और अगर हम IMF से जब कर्जा लेते हैं तो उनकी बड़ी कैटेगोरिक शर्तायत होती हैं, और उनका सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आप टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करें। जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो बिजली की यूनिट में इजाफा नहीं होता, बिजली की पर यूनिट टैक्स में इजाफा हो जाता है, हर चीज़ के टैक्स में इजाफा होता है, जिसकी वजह से आम आवाम को जो यूनिट नॉर्मल 6 रुपये की 12 रुपये की थी वो जाके टैक्स लगने के बाद 24 रुपये, और अभी हमने फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्सेस भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने फेस करनी है और करनी पड़ेंगी, हमें करनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राना समरीन अख्तर, एडवोकेट, हाई कोर्ट सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप, प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत सत्ती, सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। शौकत सत्ती साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन हुकूमतों के जो रवैये हैं, अपोजिशन के इस वक्त जो रवैये होना, तो ये चाहिए कि सबके सब एक पेज पर आएँ, मिलकर बैठें, इस मसले का कोई हल निकालें, हल तलाश करें। लेकिन सभी के सभी दस्तों गिरेबां हैं, सब अपने अपने मुफादात में लगे हुए हैं। आवाम की किसी को सोच नहीं है, आवाम की किसी को परवाह नहीं है। ज़ाहिर है आम इंतखाबात सर पर हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात डिले हों, लेकिन अगर वक्त पर होते हैं तो खुदारा अपने हुक्मरान सोच समझ कर सिलेक्ट कीजिए, और उन लोगों को सिलेक्ट कीजिए जो ऐवानों में आएँ तो आपके वोट का एहतराम करें, आपके मसाइल का हल जो है वो तलाश करें, बजाय इसके कि अपने मुफादात की जंग लड़ें। बहरहाल इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।